और आज की बड़ी खबर ऐसी है जो प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल मचाने वाली है। दरअसल कमलनाथ सरकार के दौरान पड़े आयकर छापों में बड़ा खुलासा हुआ है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ काले धन का लेन देन, ये खुलासा हुआ है। और छापे के दौरान बाकायदा एक लिस्ट मिली है जिसमें कई दिग्गजों समेत 64 विधायकों के नाम हैं। कांग्रेस से बीजेपी में पहुंचे विधायकों के नाम भी इस लिस्ट में हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। लिस्ट में टेक्सटाइल, रोड कंस्ट्रक्शन और सीमेंट से जुड़े जो उद्योगपति हैं उनके भी नाम हैं। आईपीएस सुशोभन बनर्जी, संजय माने और बी मधु कुमार का भी इसमें नाम है और इनको 25-25 लाख रुपए देने का जिक्र भी है। कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में पैसे भेजने का भी जिक्र है इसमें। दिग्विजय सिंह का भी नाम है इस लिस्ट में। और दरअसल ये जांच की गई थी चुनाव आयोग के सिफारिशों पर, क्योंकि 2019 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस वक्त ये छापे पड़े थे। और जांच में जो सामने आया है, कुछ हवाला का जो काम करते हैं उनके लैपटॉप से पूरी लिस्ट सामने आई है। और इसमें कई नाम ऐसे हैं जो इस वक्त बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, मंत्री भी हैं। बिसाहू लाल का भी इसमें नाम सामने आ रहा है। कमलनाथ सरकार के समय पर यह आयकर छापे पड़े थे और इसमें अब जो लिस्ट सामने आई है उसमें बड़े नाम हैं। और आपको ये बता दें कि सीबीडीटी ने ये जांच की थी, आयकर विभाग की जो गवर्निंग संस्था है उसने। और जब हवाला से जुड़े जो लोग हैं उनसे पूछताछ हुई, उनके लैपटॉप को खंगाला गया, तो ये लिस्ट सामने आई जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने ये पूरी लिस्ट और तमाम जो छानबीन हुई है अभी तक इस मामले में, ये भेज दिए राज्य शासन को। और क्योंकि ये आर्थिक अनियमितता से जुड़ा मामला है तो राज्य शासन अब इसे जांच के लिए अपनी एजेंसियों को दे सकता है। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में पैसों के लेन देन के आरोप में एमपी के 4 पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई। पूरे मामले पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का कहना है कि चुनाव के वक्त संज्ञान लिए मामलों पर चुनाव आयोग इलेक्शन हो जाने के बाद भी कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि आयकर के छापों के बाद मिले इनपुट पर आयोग ने सीबीडीटी को जांच दी थी और अब सीबीडीटी की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने एमपी के 4 अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश की। ओपी रावत से खास बात की हमारे संवाददाता संदीप भम्मरकर ने। सर, ये जो लेटर है ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसको इलेक्शन से जोड़ा गया है और चुनाव आयोग ने लिखा है कि अफसरों पर कार्रवाई की जाए। जब भी किसी चुनाव के दौरान किसी तरह की शिकायत या जानकारी इलेक्शन कमीशन के सामने आती है और वो प्रथम दृष्टया पाते हैं कि इसमें कुछ गलतियां हुई हैं, तो वो उस पर जांच करने का ऑर्डर देते हैं। तो ये मान लिया जाता है कि जब उनका क्षेत्राधिकार है उस समय उन्होंने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब वो जांच जब भी पूरी होगी उस पर से क्या आगे कार्रवाई होगी, वो लॉजिकल कंक्लूजन तक लाने में कितना समय लगेगा वो मैटर नहीं करता। वो फिर लॉजिकल एंड तक इलेक्शन कमीशन उसे ले जा सकता है और उस पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मशीनरी को लिख सकता है, जैसे इस केस में स्टेट गवर्नमेंट। जिस तरह से चुनाव में धनबल का उपयोग बढ़ रहा है उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ थोड़ा बहुत सत्य जरूर हो सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों पर कार्रवाई होती रहनी चाहिए जिससे कि पूरी मशीनरी, सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं इस तरह के काम में या इस तरह के कर्तव्य निष्पादन में, वो लोग सतर्क रहें। दोषी पाए जाने पर क्या जहां लेन देन हुआ है या जिसने इन्वॉल्वमेंट है उस पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? एक्चुअली जो लेन देन वाली बातें हैं वो तो जो आईपीसी के ऑफेंसेस हैं या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हैं उन सब के प्रावधानों के तहत कोर्ट में ही संज्ञान लिया जाएगा और एक्शन होगी। लेकिन जो इलेक्शन से संबंधित चीज़ें हैं, वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट या इलेक्टोरल ऑफेंस, उस पर जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट करेगा वैसे करनी होगी। इसमें अयोग्यता भी हो सकती है अगर कोई नॉन ऑफिशियल इन्वॉल्व है और वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की जो संबंधित धाराएं हैं उनके अनुसार उसका अपराध साबित होता है तो डिस्क्वालिफिकेशन भी आएगी। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। और के मिश्रा जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले के मिश्रा जी, क्योंकि कमलनाथ सरकार पर आरोप लग रहे हैं, सवाल आपसे है। हमने चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी बातचीत की
और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी पाई गई है तो चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है उस पूरे मामले की जांच कराने का और उसमें कार्रवाई की सिफारिश करने का, और अगर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़ा हुआ मामला है तो उसमें चुनाव आयोग स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकता है। अभी तक आप ये कह रहे थे ये सारी चीजें काल्पनिक है, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने जांच कराई है और जांच में सारी चीजें सामने आई हैं। अब जो भी आईपीसी की धारा है वो राज्य शासन आगे कार्रवाई कर सकता है उस पर। लोकेंद्र जी देखिएगा, जिन ओपी रावत साहब से भी आपने चर्चा दर्शकों को दिखाई है, निसंदेह ओपी रावत साहब एक स्तुत्य अधिकारी हैं जो देश में सर्वाधिक और वास्तविक ईमानदार अधिकारी हैं। उनकी बात को कोई भी समझदार व्यक्ति डिनाय नहीं कर सकता है। ठीक। मगर जिस छापे की बात की जा रही है लोकेंद्र जी, वो छापे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के पूर्व, जब डेट भी डिक्लेयर नहीं हुई थी लोकसभा, और केंद्र के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी ने संगत मत होकर कमलनाथ जी को बदनाम करने के लिए यह छापे लगवाए थे। और उन छापों में जिन कमलनाथ जी के सहयोगियों का कथित तौर पर नाम लिया जा रहा है, उनके घर पर मारे गए छापे के बाद आईटी को मिला क्या, ये क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं प्रामाणिक तौर पर। और यदि आईटी के छापों को लेकर भारतीय जनता पार्टी उद्वेलित है, तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि मुख्यमंत्री जी एक तीर से 3 निशाना मारना चाह रहे हैं। एक, मध्य प्रदेश में आसन्न नगर निगम के चुनाव को देखते हुए फिर कांग्रेस को बदनाम करना, नंबर 1। ठीक। नंबर दो नरोत्तम मिश्रा जी पर पॉलिटिकल अटैक करना, जो नंबर 2 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। नंबर 3, अजय विश्नोई जी जो विधानसभा के अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उन्हें किस तरफ फंसाना, क्योंकि इसी आईटी ने शिवराज सिंह जी सरकार के दौरान ही नरोत्तम मिश्रा जी और अजय विश्नोई जी के घर पर भी छापे मारे थे। उनकी अप्रेजल रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी। शिवराज जी ने या देश के या विश्व के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस आईटी की अप्रेजल रिपोर्ट पर इन 2 भाजपा नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की। और यदि कथित तौर पर यह बात मान भी ली जाए जिसे आप बता रहे हैं, तो अभी शिवराज सिंह जी के मंत्रिमंडल में काबिज 2 मंत्री जो कथित तौर पर कमलनाथ जी से पैसा लेते थे, उन्हें कम पड़ा तो भाजपा से 30-30 करोड़ रुपए लेकर वो लोग भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, अपने नेता को कमीशन देते थे। उन लोगों के मामले में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? क्या इस आरोप के बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के बाद ये शंकराचार्य से पवित्र हो गए ये 2 मंत्री, या भाजपा में जो प्रवेश कर गए उन्हें लेकर भाजपा का चरित्र क्या होगा? यानी आप ये मान रहे हैं कि ये नेता कमलनाथ को भी ब्लैकमेल करते थे, पैसा लेते थे, प्रवृत्ति इस तरह की थी, आप मान रहे हैं? पूरी तौर पर कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। ठीक, तो कमलनाथ क्या वो जनता का पैसा इन लोगों को देते थे? ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ये आईटी से लिखवाई गई। कमलनाथ कहां से पैसा देते थे? अपनी सरकार बचाए रखने के लिए कहां से पैसा देते थे? इसमें तो कमलनाथ जी पैसा जिन निर्दलियों का समर्थन था या रामबाई का समर्थन था, उनका भी जिक्र है, उनको भी पैसा दिया जा रहा था सरकार बचाए रखने के लिए। कोई पैसा नहीं दे रहे थे, ये उन लोगों की साजिश है जिन्होंने पैसे से खरीदकर एक लोकतांत्रिक और निर्वाचित सरकार को गिराया है, और उसकी भूमिका इन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले से ही तय कर ली थी। नहीं, मैं आ रहा हूं सर, संदीप भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनको भी इंक्लूड करूंगा इस डिबेट में। लेकिन आपने कहा कि ये पहले कमलनाथ से पैसा लेते थे, लेकिन कम पड़ गया तो ज्यादा बीजेपी से मिल गया और इस वजह से चले गए। यानी कि कमलनाथ भी अपनी सरकार बचाए रखने के लिए इन लोगों को पैसा दे रहे थे, ये आप कहना चाहते हैं? और पैसा जाहिर सी बात है अपनी जेब से शायद ही कोई देता होगा, वो जनता का ही पैसा होगा जो दिया होगा। देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूं लोकेंद्र जी, ये कपोल कल्पित बातों पर विश्वास किया जाना। मैं सर आपका बयान जो है मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं, आप फिर से दोहराइएगा। हाँ, मेरा सवाल ये था, आपने अभी कहा कि कमलनाथ को पहले ये पैसे लेते थे, कम पड़ गए, बीजेपी से ज्यादा मिल गए और इसीलिए बीजेपी में चले गए, यानी कि कमलनाथ भी इनको पैसा दे रहे थे। ये आपने जो कहा, मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं आपसे। चलिए, अभी संपर्क टूट गया, दोबारा से जुड़ेंगे। लेकिन सर सवाल है, हितेश वाजपेयी जी, बिसाहुलाल सिंह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, ईदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया, बहुत सारे नाम हैं, मनोज चौधरी जी का भी नाम है इसमें। और थोड़ी देर पहले जब आपसे बात कर रहे थे तो आपने ये कहा कि इन लोगों
को ये सारी चीजें पता थी, इसलिए सब छोड़कर आ गए भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन मनोज चौधरी जी को अभी थोड़ी देर पहले हमने फोन मिलाया, उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं मिला और ना ही ऐसी कोई बात हमें पता है, हम तो केवल इसलिए छोड़कर आए, हमारे विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। तो आपकी बात और उनकी बात में बड़ा फर्क नजर आया। देखिए लोकेश जी, 2-3-4 बातें तो मैं रख देता हूं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, संदीप जी को बहुत बधाई। संदीप बमरकर जी को बहुत मानता हूं मैं। और ये आईटी सेल क्यों बोल रहे हैं के मिश्रा जी, पता है, जिससे लोगों को भ्रम हो जाए, ये बीजेपी का आईटी सेल नहीं है साहब, ये भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। और भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब कोई कार्रवाई करता है ना, तो संदीप जी ने उस कार्रवाई को रात को खड़े होकर 12 बजे और सुबह 6 बजे से कवर किया है। और मुझे तो बहुत शौक है, जब मैं भ्रष्टाचार का उन्मूलन देखता हूं तो हाँ, मैं उद्वेलित हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि ये पैसा गरीब का पैसा है, ये उस किसान का पैसा है के मिश्रा जी, जिसके लिए कांग्रेस आज उपवास का ढोंग कर रही है। एक और वो उपवास का ढोंग कर रही है आज, और दूसरी ओर किस प्रकार से किसानों का पैसा लील गई हो, खा गई नहीं, क्योंकि करोड़ों रुपए की बात है ये। और आप बताइए, स्वतंत्र भारत में आपने ऐसी सरकार देखी है साहब? ऐसा सिस्टम देखा है क्या? ये तो बड़ा विचित्र सिस्टम है। मैं जी न्यूज एमपीसीजी के दर्शकों से कहना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार की कांग्रेस आपको पसंद है, जो आके संस्थागत रूप से आपके टैक्स के पैसे को लूट कर, पोषण आहार का, दवाई का, किसानों का सब पैसा लूट कर, आप सोचो, दिल्ली के राहुल से लगा के भोपाल के राहुल तक का कुपोषण दूर कर रहे हैं। आप सोचिए, मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, इन तक को पैसा जा रहा है, प्रधानमंत्रियों के बेटों को पैसा जा रहा है। इससे उनका हिमाचल का घर बन रहा है। हिमाचल में घर बना रही है ना प्रियंका जी, तो क्या इसी पैसे से बना रही? गरीबों के खून पसीने के पैसे से घर बनेगा? और मध्य प्रदेश में स्कूल के बच्चों को देने के लिए आपके पैसा नहीं है। नहीं, ये साहब, ये बहुत प्लंडरस जिसको बोलते हैं ना, एटीट्यूड इनका रहा है, लूट का एटीट्यूड की मंत्री उस वक्त इमरती देवी थी सर, उन पर जिम्मेदारी थी सारी। इमरती देवी उस वक्त इस पोषण आहार की जिम्मेदारी को संभाल रही थी, वो क्यों चुप थी सर? उन्होंने लात मार दी ऐसी सरकार के ऊपर। क्यों मारी भाई? उनको नहीं पसंद है सब चीज। वो बार ये लोग कहते रहे साहब जनता का काम करो, तो ये क्या करते थे? राहुल गांधी का काम करते थे। तो ऐसा थोड़ा ना चलता है। और यही सब आगे चल के समस्याएं बनी। नहीं सिंधिया जी को समझ में आया, नहीं सिंधिया जी को पसंद आया ये कि मध्य प्रदेश के लोगों से इस प्रकार से छलावा करना नहीं आया पसंद। बहुत सारी बातें उन्होंने नहीं बोली। इमरती देवी तो बेचारी भोली भाली है, जो बता गई इस बात को कि महीना बांध रखा था इन लोगों ने। ये क्या तरीका है साहब? ठीक, संदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बहुत बारीकी से इन चीजों को देख रहे हैं। संदीप, जिस तरीके से हितेश वाजपेयी जी बता रहे हैं कि इन लोगों ने तो सत्ता छोड़ दी, तो क्या ये पाक साफ हो जाते हैं? जबकि उसमें ये जिक्र है लिस्ट में कि इन लोगों को पैसे दिए गए हैं, इस तरह की बातें हैं उसमें। उस पर सफाई नहीं आई हितेश वाजपेयी जी की। वो ये कह रहे हैं कि हमने तो लात मार दी ऐसी सत्ता को, इमरती देवी ने लात मार दी, लेकिन उसका सफाई नहीं आई कि लिस्ट में नाम कैसे आ गया, क्योंकि लिस्ट में वो लोग हैं जिनको पैसा दिया गया। देखिए लोकेंद्र, मेरे मन में भी सवाल है और एक सवाल आपके भी मन में है जो हितेश वाजपेयी से हम पूछना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको तस्वीर एक साफ कर दूं कि ये छापे उस वक्त में मारे गए थे जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पे गुना संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। और हम ये सब बात जानते हैं कि केवल लाखन सिंह यादव नहीं बल्कि प्रद्युम्न सिंह तोमर और जैसे और गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट जैसे कई नेता थे जो गुना में पहुंचकर सिंधिया जी के समर्थन में काम कर रहे थे। ये एक तस्वीर साफ कर दूं मैं। और उस वक्त में कांग्रेस के थे और जब ये लोग कांग्रेस से हटे थे तो ये कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। अब सवाल मेरा हितेश वाजपेयी साहब आपसे है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि जिस वक्त में हम ये छापा कवर कर रहे थे तो उस वक्त में आप फोन लाइन पर जुड़े थे और आपने कहा था कि ये छापेमारी साबित करती है कि कांग्रेस में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसा अकूत संपदा मिल रही है और कैश में पैसा मिल रहा है। ये आप उस वक्त में जुड़कर हमसे ये बात कह रहे थे। मैं आपसे फिर ये जानना चाह रहा हूँ, वो सवाल दोबारा कौंध रहा है, लोकेंद्र भी आपसे ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि अब यही लोग आपकी सरकार में हैं और सरकार में होने के बावजूद अब ये पता लगा कि जब उनके काम नहीं हो रहे थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, उससे पहले वो इस तरह हवाला के जरिए इतनी बड़ी राशि हासिल कर रहे थे, लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, अभी आपकी पार्टी में आके क्या इनको बख्शा जाएगा? ये सवाल लोकेंद्र भी आपसे पूछना चाहते हैं और मैं जवाब ले लेते हैं हितेश जी। देखिए संदीप जी,
मैं फिर आपसे कह दूं कि हमें विषय को भटकाना नहीं चाहिए। आज एक बहुत बड़ा विषय जनता के बीच आया है। हमारी सरकार यदि इस प्रकार से काम करती है, आप बिल्कुल सवाल पूछिए, क्या हमारी सरकार में ऐसा होता है क्या? 15 साल हम सरकार में रहे, कभी आपने देखा उस दौरान यूपीए तक की केंद्र में सरकार रही, कभी कोई ऐसी बात निकल कर आई है? तो क्या पहली चीज आप बताइए, इस प्रकार की चलती सरकारें जनता के लिए विश्वासघात नहीं है? और संस्थागत रूप से ये कमलनाथ जी और मुख्य सचिव तत्कालीन बैठ के क्या ये काम नहीं कर रहे थे? हितेश जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। हितेश जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं सर। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग हवाला से जुड़े हुए थे उनके लैपटॉप खंगाले गए, उस लैपटॉप में लिस्ट सामने आई, उस लिस्ट में नाम है तमाम लोगों के जो भारतीय जनता पार्टी में है, मंत्री भी हैं। तो सर, इस मुद्दे को कहां भटका रहे हैं? हम जवाब मांग रहे हैं कि उस लिस्ट में इन लोगों के नाम क्या कर रहे थे? हवाला के जो लैपटॉप थे जो यूज कर रहे थे, उसमें ये नाम कैसे आ गए? सहमत हूं, और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वो आप लेना नहीं चाहते। वो लोग निकल के आ गए, उनको नहीं पसंद आई ऐसी सरकार, ये आपके सामने, वो निकल के बाहर आ गए। सर, अगर कोई क्राइम करे और अगर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले तो उसका क्राइम खत्म हो जाता है क्या? जी, मैं अभी क्राइम की बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ। अभी तो जांच होगी, उसमें जो सामने आएगा, हमें मंजूर है सारी चीजें, हम तो कहते आए जांच इसीलिए तो हो रही है, एफआईआर इसीलिए तो हो रही, सवाल वो नहीं है। लेकिन ये भी तो एक बड़ा विषय है ना कि ऐसी सरकार को लात मारकर यदि वो बाहर निकल कर आए हैं, उनकी कार्य पद्धति उनको नहीं पसंद आई, तो क्या इस बात को संदीप जी और आप लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे? और आप सोचिए, ये तो आज की बात है जब डॉक्यूमेंट हाथ में आया है। इमरती देवी जी ने, बेचारी ने उस दिन ही कह दिया था कि ये क्या करते थे, ठीक नहीं पसंद आया उनको। हमारे साथ राहुल मिश्रा भी जुड़ गए हैं। राहुल, आज कमलनाथ दिल्ली में हैं। हालांकि कहा तो ये जा रहा था कि जो असंतोष है कांग्रेस के बड़े नेताओं का, उसको लेकर वो गए हैं और बड़े नेताओं की सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है। लेकिन ये मुद्दा जिस तरीके से गरमाया है, उस वक्त भी गरमाया था, बहुत चर्चा हुई थी इस पर। क्या ये बच सकता है आज कि इस पर चर्चा ना हो कमलनाथ की सोनिया गांधी से? क्या हलचल दिल्ली से, क्या अपडेट है फिलहाल? और देखिए, जो दिल्ली में बैठक है कांग्रेस की, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से जो भी बैठकें हुई हैं कांग्रेस की, वो सारी की सारी वर्चुअल तरीके से बैठकें हुई हैं। लेकिन आज जो ये बैठक है, ये जो कहा जाए तो वर्चुअल नहीं होकर के ये ऑफलाइन बैठक है। ये सभी के सभी वहाँ पे जो पदाधिकारी हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये जो असंतोष है, जो कहा जाए कि जो कांग्रेस के बीच में असंतोष दिखाई देता हुआ आया है, और वो सारे के सारे असंतुष्ट नेता भी यहाँ पे बुलाए गए हैं। उनके साथ में ये सोनिया गांधी की बैठक होगी। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चिट्ठियों का जो लड़ाई चली थी, चिट्ठियों का वार जो चला था, जिस तरीके से नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाए गए थे, उन सभी को लेकर के यहाँ पर ये काफ़ी अहम बैठक होती है। और इस बैठक में जितने सारे तमाम जो गिले शिकवे हैं, जितने जो एक दूसरे के बीच में रार है, उन सब को या तो सुलझाने, लेकिन सोनिया गांधी की अभी जो हम मुद्दा उठा रहे हैं उस पर चर्चा संभव है क्या? मध्य प्रदेश से जो मुद्दा उठा है और सीधे कमलनाथ पर आरोप है, उनकी सरकार पर आरोप है, इस पर चर्चा संभव है क्या? लोकेन सही कह रहे हैं आप कि क्योंकि बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि इस तरीके का जब सामने आया है और इतने तमाम जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा है कि इस तरीके से पैसे का लेन देन हुआ और काले धन को कहा जाए तो वहाँ पे प्रयोग किया गया, तो ये जरूर है कि मीटिंग में, क्योंकि अभी सामने आया है तो मीटिंग में ये सवाल उठ सकता है। लेकिन जो कि मीटिंग का एक क्रक्स पॉइंट असंतुष्ट जितने हैं उन सभी को मनाने की कोशिश है। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा है तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ये सवाल जरूर उठेगा और उस पर देखना ही होगा कि आखिर में कांग्रेस की तरफ से अब क्या कहा जाता है। लेकिन एक सवाल जो आप हमेशा जो हितेश वाजपेयी जी से पूछ रहे थे, वो सवाल जरूर जहन में है कि जो असंतुष्ट यहाँ पे आए हुए हैं, वो जो टूट करके और उसके बाद भाजपा में आए हुए हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई किसी? ठीक, मैं अब के मिश्रा जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। के मिश्रा जी, ठीक है, हमने कई बार देखा है आप बाकायदा डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं और सवाल उठाते हैं। सिंधिया के खिलाफ तो आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट पेश किए हैं सर। हम चाहेंगे कि एक डॉक्यूमेंट इस पर भी पेश कर दें कि जो पैसा की बात की जा रही है, एक व्यक्ति जो हवाला में पकड़ा जाता है उसके लैपटॉप में पूरी लिस्ट है और इसमें बहुत सारे सिंधिया समर्थकों के नाम है। जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने जाकर प्रचार किया। अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं, हालांकि हितेश वाजपेयी जी स्वागत कर रहे हैं कि इन लोगों की भी जांच होनी चाहिए, तो इस पर भी कोई डॉक्यूमेंट लाएंगे क्या? आपके पास जानकारी है क्या कि ये लोग जब प्रचार कर रहे थे तो पैसे कैसे इन्हें मिले,
क्योंकि अपने नेताओं को तो आप बचाएंगे, लेकिन जो अब दूसरी तरफ चले गए हैं उनके बारे में तो बोल सकते हैं आप। लगता है के मिश्रा जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हितेश वाजपेयी जी, अब हमने शिवराज सिंह चौहान से इस सवाल पूछा था कि इसकी जांच कब होगी। चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है राज्य शासन को। शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि मैं अंधेरे में कुछ नहीं बोलूंगा, अभी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। इसमें विश्वास सारंग ट्वीट कर रहे हैं, तुरंत पोषण आहार का पैसा एआईसीसी को भेज दिया गया। आप लगातार ट्वीट कर रहे हैं, बीजेपी के और नेता इस पर बयान दे रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा ऑफिशियल स्टैंड जो है सरकार का, उस पर मैं जानकारी चाहता हूं, क्योंकि गेंद आप लोगों के पाले में है, जांच आप लोगों को करानी है। तो इसको लेकर अभी सरकार का क्या स्टैंड है, कितना समय लग सकता है जांच होने में? देखिए लोकेश जी, यदि आप पॉलिटिकली कहेंगे कि आप लोगों को करानी है, तो भाई केंद्र में भी तो हमारी सरकार है। 15 नवंबर को ये 250 पन्ने की रिपोर्ट सीबीडीटी ने सबमिट कर दी है, फाइनलाइज करके। उस रिपोर्ट के ही आधार पे कर रहे हैं, उस जांच के ही आधार पे अपन लोग बात कर रहे हैं आज बैठ के। ये कोई पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं है। तो ये बात आप स्पष्ट मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार। नहीं सर, मैंने पॉलिटिकल सवाल ही नहीं पूछा, मैंने ऑफिशियल स्टैंड पूछा कि चुनाव आयोग ने तो जांच कर दी है अपनी, लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम केवल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उस तक कार्रवाई कर सकते हैं, बाकी की जो जांच है वो कोर्ट से होगी या राज्य की जो एजेंसियां वो करेंगी। मेरा सवाल उस पर था कि हम कब तक उम्मीद करें कि इस पर आगे कार्रवाई शुरू होगी। उसमें मुख्यमंत्री प्रदेश के उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास, क्योंकि बेसिकली उस फाइल में सारे एविडेंसेस हैं, ये केवल जो कंप्यूटर का ही हवाला नहीं है, उस कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं। वहां पर जियो टैगिंग है मोबाइल्स की, मोबाइल फोन्स के, जिन लोगों ने इसको पूरे रैकेट को ऑपरेट किया है। अभी तो आप देखते जाइए, वहां पर मुख्य सचिव तत्कालीन का हवाला है, कई अधिकारियों का हवाला है। तो ऐसे हवा में काम तो नहीं हो जाएगा ना। तो जैसे ही वो एविडेंस का पुलंदा राज्य सरकार को प्राप्त होगा, 100% दर्ज होगी एफआईआर। कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई सीबीडीटी ने इतनी बड़ी जांच एजेंसी है, वो कोई राजनीतिक दल है क्या? वो कोई कांग्रेस के दफ्तर से चलता है क्या कि उसको दबा दिया जाएगा? इतना क्लियर उन लोगों का मैंडेट है कि नहीं भाई इस पे जांच होगी, 100% होगी, आप देखते जाइए। एक सवाल हितेश वाजपेयी जी मैंने पूछा था कि एक दो नेताओं पर आरोप लगे तो समझ आता है, लेकिन जब पूरी पार्टी के आधे से ज्यादा विधायकों के नाम सामने आ जाएं, तो अगर ये आपने कहा कि ये तो एविडेंस हैं और मैं मान लूं ये एविडेंस सही साबित होते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक संकट प्रदेश में आ सकता है आने वाले समय में। सर, राजनीतिक संकट की बात नहीं है। कमलनाथ और कांग्रेस की सरकारें कैसे चलती थी, इसमें केवल बात करने से नहीं होगा साहब, कार्रवाई भी होना चाहिए। और ये कार्रवाई करने की हिम्मत यदि सेंट्रल एजेंसीज दिखा रही हैं, तो आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जीरो टॉलरेंट है भ्रष्टाचार के लिए। इस बात को तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? केंद्र में भी हमारी सरकार है, यहां भी हमारी सरकार है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी के शुरू से लेकर आज तक सारे भाषणों को आप उठाकर देख लीजिए। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात को बहुत स्पष्टतया जनता के बीच रखा था, क्योंकि तब उनके हाथ में ये फाइल नहीं थी कि वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया है। चलिए, अब फाइल आ गई है हितेश जी, उम्मीद करते हैं कि इस फाइल पर जल्दी काम आगे बढ़ेगा। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों के नाम आए हैं, और अगर उन्होंने जो आप दावा कर रहे हैं कि बहुत संगठित तरीके से पूरी सरकार ने भ्रष्टाचार किया, ये बहुत बड़ा खेल है लोकतंत्र में, हमारे पहली बार ऐसा हुआ, तो हम चाहेंगे कि इसका जो पूरा चिट्ठा है वो हम सबके सामने आ जाए और कार्रवाई भी इसमें हो, अंजाम तक चीजें पहुंचे। केवल हम सबके सामने जांच आ गई है सीबीडीटी की, वहां तक सीमित चीजें ना रहें। शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए। राहुल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे। राहुल, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है, अब इसमें